अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जुम्मा है, क्लास छोटी होती है, सीना जरा सुस्ती ना करिएगा, सवाल जल्दी पढ़िएगा, मैं पूरा करवा लूं ताकि स्प्रिंग 20 वो मैंने वापस ले ली थी बात। मैंने क्या कहा था? हाँ जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि क्लास में कर, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड सवाल होमवर्क देना है। अच्छा फिर चले छोड़े, और करा देता हूँ, जो होमवर्क देना था वो करा देता हूँ। तो ये होमवर्क हो जाएगा ना, मैंने जो होमवर्क देना था वो करवा देता हूँ। भाई इतना बड़ा क्या टेक्निकल मसला आ गया। मैंने कंटिन्यू शट डाउन का एक सवाल खुद करके एक होमवर्क देना था, तो वो जो होमवर्क देना था वो कर देता हूँ। स्प्रिंग 24 पढ़ लें, ये बुक में है, देखिए स्प्रिंग 24 होगा यार, स्प्रिंग 24 है, स्प्रिंग 24 बिल्कुल होगा। जिनके पास नहीं है बुक, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने 5 पेपर्स अगर डाउनलोड किए हो तो स्प्रिंग 24 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 9 है। स्प्रिंग 24 अटेम्प्ट जिन्होंने 5 पेपर खोला हुआ है उसमें क्वेश्चन 9 था, जैद लिमिटेड। हाँ जी, ये जिंग का वर्ड को जाना पहचाना से।
डी जिंग, जिंग, रिंग लिमिटेड। जी पढ़ लिया सबने, तो मैं करूं फिर। अच्छा, कहानी यह है कि हमने 2 साल पहले एक प्रोडक्ट जिंग लॉन्च किया था, और 2 साल पुरानी बात है, तो तब वो हमें अच्छा ही लग रहा था, और उसकी वजह से हमने नई मशीन भी खरीद ली थी। और 2 साल गुजर गए हुए हैं, जिंक की प्रोडक्शन 2 साल होती रही है, सेल होती रही है। अब इस वक्त हमें यह फैसला करना है कि चूंकि ये वैसा नहीं निकला जैसा हमने सोचा था, उतनी सेल्स ही नहीं हुई, तो क्या फिर भी गिरते पड़ते उसको 3 साल और चला लें? कौन से 3 साल? 5 में से 2 गुजर गए, तो 3 साल और चला लें, या बस अभी बंद कर दें और घर जाए? तो कंटिन्यू और शट डाउन। अब ये कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन उस तरह से नहीं है, क्योंकि डिसकंटिन्यू कर दें मतलब शट डाउन कर दें, तो वो तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। लेकिन 2 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन अभी खत्म कर देना है और एक ऑप्शन 3 साल चलाना है। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। जब कॉस्ट में ये चीज पढ़ी थी तो वहां पर बस 1 साल के कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट होता था, यहां पर 3 साल आ गए, इसलिए लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है तो 2 ऑप्शन में से कौन सी चूज करें? जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी। वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग था, वहां प्रॉफिटेबल की बात करते थे। यहां पर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, तो हमने एनपीवी निकालनी है। सवाल में अगर ये ना भी कहा होता इवैल्यूएट बोथ ऑप्शंस बाय यूजिंग एनपीवी, फिर भी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, तो हमने एनपीवी से ही करना था। तो 2 ऑप्शंस हैं, दोनों की एनपीवी निकालते हैं। क्वेश्चन 9 स्प्रिंग 24। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में अगर वाकई पढ़ा है, पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में कोई एतराज परेशानी है तो बताएं, बाकी फिर मैं सॉल्व करते करते अंग्रेजियां सारी पढ़ के बताता हूं। पहले पैराग्राफ में कुछ पूछना है बेटे तो बताइए। चलिए ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में पॉइंट 1 से लेके जो 10 तक है, ये ओरिजिनल एस्टिमेट्स हैं जो आज से 2 साल पहले लगाए थे। इनमें से कोई चीज जो हमारे काम की होगी वो जरूर यूज करेंगे, लेकिन ये सारे वो हैं जो ओरिजिनली 2 साल पहले कैलकुलेशन की गई थी। और अब से ऑनवर्ड चलने के लिए ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है। क्या हमें पिछले 2 साल की भी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी? नहीं, वो पास्ट है। और इसमें सवाल वाले की मेहरबानी ये है कि उसने इसमें टैक्स नहीं डाला, वरना टैक्स भी वर्किंग आ जाती। तो फिर डेप्रिसिएशन क्यों दी है? वो इग्नोर करें, फिर जरूर इग्नोर कर देते अगर उसने रेजिडुअल वैल्यू खुद दे दी होती। तो उसने कहा है रेजिडुअल वैल्यू वही होगी जो डब्ल्यूडीवी होगी, इसलिए डेप्रिसिएशन काम आएगी, वरना टैक्स ना होने की वजह से डेप्रिसिएशन का कोई काम ना होता। अच्छा, पहले आसान वाला काम फड़का देते हैं। हम ले लेते हैं ऑप्शन 2 डिसकंटिन्यू। अगर डिसकंटिन्यू किया तो क्या क्या कैश फ्लो होगा? पॉइंट नंबर 1, एग्जिस्टिंग स्टॉक वो हम 80% का बेच सकेंगे। एग्जिस्टिंग स्टॉक ये किधर है? पॉइंट नंबर 5 में, ऊपर पॉइंट 5 में लिखा हुआ है कि 2 साल जो गुजरे उनमें प्रोडक्शन तो 40-40 हजार ही हुई, क्योंकि हमने अंदाजा भी यही लगाया था कि प्रोडक्शन इतनी होगी तो सेल भी इतनी होगी। हाउएवर इन द सेकंड ईयर ओनली 15,000 यूनिट्स वर सोल्ड ड्यू टू क्वालिटी इश्यूज। तो हमने दूसरे साल में बनाए भी क्या पता 15,000 हैं। पॉइंट 5 की अंग्रेजी से पहली बात उसने ऊपर नहीं, वो तो ऑल ईयर्स तो है लेकिन एस्टिमेटेड है ना। ऊपर वो बात कर रहा था प्रोडक्शन एंड सेल्स की, हाउएवर के बाद सिर्फ सेल्स की बात की है, और तभी तो स्टॉक बचा होगा। वरना अगर ईयर 2 में बनाए भी 15 होते तो स्टॉक किस बात का बचा होता? तो ईयर 1 में 40 बनाए थे, 40 बिक गए होंगे। ईयर 2 में भी 40 ही बनाए थे, लेकिन बिक सिर्फ 15 सके, तो हमारे पास स्टॉक रह गया है 25,000, तो वो बेच देंगे। $25,000 यूनिट्स हैं, और ये 25,000 यूनिट्स दिए नहीं है, तो ये मकड़ी से पूछ लेते हैं। 40,000 बनाए थे, 15,000 बिक सके, तो 25,000 बच गए। कितने के बेचेंगे? अच्छा, 2 साल गुजर चुके हैं, हम अभी तीसरे साल के शुरू में खड़े हैं। यकीनन 2 साल अभी जस्ट गुजरे हैं, या कह लें दूसरे के एंड पे खड़े हैं, या कह लें तीसरे के शुरू में खड़े हैं, एक ही बात है। चलो दूसरे के एंड पे खड़े हैं, तो दूसरे के एंड पे खड़े होकर सोचें, हमने कस्टमर से बात की है, अरे नहीं, हम सेल प्राइस का 80% का बेच सकेंगे बस। तो सेल प्राइस किधर है? 80% ऑफ 1500 लिख देता। उसने कहा है 80% ऑफ द प्राइस बेस्ड ऑन ओरिजिनल एस्टिमेट्स। ओरिजिनल एस्टिमेट्स के लिए ऊपर आते हैं हम पॉइंट नंबर 6 में, सेल प्राइस फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा, अब ये फर्स्ट ईयर कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है। जब हम एनपीवी निकाल रहे होंगे तो टाइमलाइन बनाते हुए ये 1 2 3 होगा, लेकिन जब वो वैसे ईयर का नाम ले रहा है तो वो इनकी बात कर रहा है। ईयर 1 की प्राइस 1500 सोची थी, हम यहां एंड पे खड़े हैं, तो ईयर 2 के लिए फिर ये प्राइस नहीं है, फिर इसने 1650 होना था, तो इनटू 1500 इंटू 1.1, लेकिन इतने के 80% का बेच सकेंगे। 1.12 क्या? पावर 2 क्यों आएगी?
देखिए हम दूसरे साल के एंड पे खड़े हैं, 2 साल गुजर चुके हैं। हम लोग जब इन्फ्लेशन ले रहे होते हैं और टाइम लाइन पे कैश फ्लोज बना रहे होते हैं, कैश फ्लोज, तो तीसरे साल का कैश फ्लो तीसरे साल के एंड पे ले रहे होते हैं, तो हम पावर 3 इन्फ्लेशन डालते हैं। अभी इस वक्त हम 2 साल गुजार चुके हैं और 2 साल के एंड पे जो स्टॉक बचा हुआ है वो बेचने लगे हैं, तो कौन सी प्राइस पे बेचे? ईयर 2 वाली कि ईयर 3 वाली? ईयर 2 वाली। 2 साल जस्ट एंड हुए हैं तो ईयर 2 वाली प्राइस, तो 1500 ईयर 1 वाली है, तो 1500 को ईयर 2 बनाने के लिए एक इन्फ्लेट कर दिया, कितने का बिक जाएगा? 30 बस। और डिसकंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा? पॉइंट नंबर 2, मशीन 50 की बिक जाएगी। अच्छा मैं इनकी पीवी क्यों नहीं निकाल रहा? ये सब अभी हो रहा होगा तो बस ये पीवी होगी, 50 की बिक जाएगी। और क्या होगा? पॉइंट 3, जो वर्किंग कैपिटल मेंटेन्ड था उसमें से बस 35% रियलाइज होगा। वर्किंग कैपिटल कहां मेंटेन था? ऊपर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, वर्किंग कैपिटल इनिशियली 20 मिलियन चाहिए होगा विद नो फर्दर एडिशंस, मतलब बस 20, तो 20 ही पड़ा हुआ था, उसमें से 35 रिकवर हो पाएगा, तो वर्किंग कैपिटल रिकवरी 20 मिलियन का 35%, 7। जी आगे पॉइंट 4, ऑल अदर। अच्छा पॉइंट 1 2 3 लिख के वो खत्म कर सकता था, लेकिन अगर वो कह रहा है कि ऑल इंफॉर्मेशन पुरानी वाली चलेगी तो ऊपर कुछ और भी होगा जो डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 2 3 4, हमने जब आज से 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो 5 साल के लिए एक वेयर हाउस किराए पे लिया था और उसका एनुअल रेंट 5 मिलियन तय हुआ था, जिसने 10% बढ़ना था। 5 मिलियन किस साल का? इसका। फिर 10% उसने बढ़ना था। हम ईयर 2 के एंड पे खड़े हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये तय किया हुआ था कि अगर हम छोड़ के गए तो 6 महीने के बराबर किराया हमें उनको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो अब चूंकि हम 2 साल बाद भागना चाह रहे हैं तो वो पेनल्टी पड़ेगी। हम दूसरे साल के एंड पे खड़े हैं और पेनल्टी दे रहे हैं। कौन से किराए को यूज करूं? दूसरे साल वाला। तो पहले साल वाला 5 मिलियन था, ये हो गया 1.1 और 6/12। जी अच्छा, अब मैंने आपको ना इन्फ्लेशन के बारे में एक बात ये कही थी कि जो जैसा समझ आ रहा है उसका नोट जरूर दे देना। तो इसमें सेफ यही है कि आप ये नोट दे दें कि हम इसके लिए ईयर 2 वाली प्राइस यूज कर रहे हैं, इसके लिए ईयर 2 वाला रेंट यूज कर रहे हैं, तो ये नोट दे दें। और अगर किसी को 3 वाला लग रहा है तो वो भी गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम तीसरे साल का शुरुआत हो चुकी है ना, तो इसलिए ये भी और ये भी ईयर 3 की प्राइसेस भी ली जा सकती हैं। सवाल में एम्बिग्विटी है, तो ये इस नोट को लिख देना सेफ होगा। क्या बन गया जी? डिसकंटिन्यू 87.25, ये हो गई डिसकंटिन्यू ऑप्शन। अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हम 2 साल गुजार चुके हैं, तो कंटिन्यू करने के लिए कुछ 0 पे भी हो सकता है और बाकी कितने रह गए? 3। अब वो जिक्र करने के हिसाब से जैसे अगर ईयर का जिक्र किया हुआ है तो वो ईयर 3 4 5 हो रहे होंगे, लेकिन हमने चूंकि यहां खड़े होकर डिसीजन करना है तो टाइम लाइन के एतबार से ये 1 2 3 होंगे। ऑप्शन 1 कंटिन्यू 0 1 2 3। अगर हमने कंटिन्यू किया पॉइंट नंबर 1 तो हमें एक नई मशीन लानी पड़ेगी, इनफैक्ट इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो टैक्स चूंकि नहीं है तो इसलिए प्लांट की पहली लाइन भी लिखी जा सकती है, कोई मसला नहीं है। वो तो टैक्स हो तो हम आखिर में लिखते हैं ना, तो अगर टैक्स तो अब है नहीं तो तरतीब का मसला ही नहीं रहा, तो वो पहली लाइन भी लिखी जा सकती है। लेकिन चलिए अपनी पुरानी आदत पे चलते हैं, तो पॉइंट 1 छोड़ देते हैं, वो एंड में लिखेंगे। पहले सेल्स ढूंढते हैं, आदत सेल्स की है तो हम सेल्स से शुरू करते हैं। सेल्स ढूंढेंगे भी कंटिन्यू में, किधर है? ऑल अदर इंफॉर्मेशन वुड रिमेन कंसिस्टेंट विद द ओरिजिनल एस्टिमेट्स। तो ओरिजिनल एस्टिमेट क्या है? 15,000 के 40,000, लेकिन वो तो 15 नहीं था। वो मशीन की खराबी की वजह से हम ऐसा नहीं कर सके, तभी तो नई मशीन ले रहे हैं। तो अब जब कह रहा है कि ओरिजिनल एस्टिमेट्स पे चलेंगे तो फिर 40,000 चलो यूनिट्स तो बता दिए, तो सेल प्राइस क्या होगी?
वही जो हमने सोची थी वो 10% बढ़ाते जाएंगे। तो वर्किंग 1 2 3 सेल प्राइस। अच्छा, अब जो सेल प्राइस है ना, ये जो इस वक्त मैंने ये इधर सामने 1 लिखा हुआ है, अच्छा ईयर 1 कह दो तो कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि यहां से आगे तो ये पहले ही है ना। ये वाली प्राइस कौन सी लिखूं? 1500। 1500 को 2 इन्फ्लेट करना है, 1500 इंटू 1.1 पावर 2, और उसके बाद हम कह देते हैं LY 1.1 जी, 1815 199 1997 2196 ले जी 7। अच्छा जी 6, और हमने यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, अलग वर्किंग कर ही रहे हैं तो फिर कंट्रीब्यूशन ही कर लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में क्या जी? पॉइंट नंबर 7, वेरिएबल कॉस्ट हमने जो ओरिजिनली सोची थी वो 650 पर यूनिट थी, और फिर इसने 7% बढ़ना था, लेकिन ये पुराने एस्टिमेट थे और नए के बारे में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 कि जो पुराने की एस्टिमेशन चल रही थी उसको 8% कम कर लेना। द न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट बाय 8%, यानी हम जो लाइन पुराने वाले की एस्टिमेट कर लेते हैं उसको 0.92 कर लेंगे, तो वो वाली यूज करेंगे। तो इसमें हम ईयर 1 वाली फिगर को कर लेते हैं 650 इंटू 1.12 इंटू 0.92 है जी। ओके 07 है 0.92, और उसके बाद जी क्या जी? विद फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एस्टिमेट की गई थी फिक्स कॉस्ट के साथ, दोनों को इकट्ठे एस्टिमेट किया था। वेरिएबल 650 थी और फिक्स 1.5 थी, तो 1.5 मिलियन 650 में थोड़ी शामिल है। ये तो कह रहे हैं दोनों एस्टिमेट इकट्ठे लगाए थे हैं जी, तो 650 ना, और ऑनवर्ड्स के लिए LY 1.07। ये 0.92 वाली बात आई समझ? क्या बना जी ईयर 1? 685, वो हमने वैसे मिलियंस में लिखना है तो रहने दे पॉइंट्स जी। ये ठीक नहीं है, ये 33 70 है, सिर्फ पहले साल कम होगी? नहीं, सिर्फ पहले साल ही 8% कम होगी। उसने कहा है नई मशीन के खर्चे पुरानी मशीन से 8% कम है। नई मशीन अच्छी है, पुरानी मशीन जितनी बिजली खाती थी ये उससे 8% कम बिजली खाएगी है? यानी आप ये कह रहे हैं कि नई मशीन का खर्चा पुरानी मशीन से 8% पहले साल कम होगा, दूसरे साल 16% कम हो जाएगा है? कैसे निकल रहा है मतलब? द न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट बाय 8% एवरी ईयर। मैं भी वही कह रहा हूं कि एवरी ईयर तो नहीं है ना। देखें, नई मशीन के खर्चे पुरानी मशीन से 8% सस्ते होंगे, तो पहले पुरानी मशीन जितनी बिजली खाती थी ये उससे 8% कम खाएगी, तो पहले साल 8% कम बिजली खाएगी, दूसरे साल 16% कम बिजली खाएगी, तीसरे साल 24% कम बिजली खाएगी। तो गलत है ना, तो फिर गलत बात। क्या बनी कंट्रीब्यूशन है जी? बस 1130641412, और यूनिट्स हर साल में 40,000 ही हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन बन जाएगा 45.2 50.56 0.48। क्या जी? ऑप्शन 1 का पॉइंट 2 जी वहां पढ़ा मैंने, आप पूछे ना। देखें, ये तो है ईयर 3 4 5 वाली जो प्रोडक्शन होके सेल होगी,
जो हमारे पास पहले 25,000 यूनिट्स पड़े हुए हैं, हाँ वो भी बिकने हैं, तो उनको भी अलग से लिखूंगा, लेकिन उनमें कंट्रीब्यूशन नहीं ना, वो तो बन गए हुए हैं, उनकी तो सेल ही आनी है, वो तो बन चुके हुए हैं ना, उन पर दोबारा थोड़ी वेरिएबल कॉस्ट लगनी है। ये तो मैंने लिखे हैं ईयर 3, 4, 5 में होने वाली प्रोडक्शन, उनकी कॉस्ट, उनकी सेल्स कंट्रीब्यूशन। जो एग्जिस्टिंग है वो तो है अलग से। इन 25,000 यूनिट्स को हम एग्जिस्टिंग कस्टमर से बात करके कितने का बेच देंगे? 80। वैसे हमने 80 का बेचना था, अगर कंटिन्यू किया तो 85 का बेच देंगे। और इसको मैं कहां कैश फ्लो दिखाऊं? 0 पे कि 1 पे? ये तो एग्जिस्टिंग है तो बिक जाएगा। कितना? 35.06। अच्छा, हाँ हाँ, ये 2 कैंड पे खड़े, फिर नहीं, इसकी पीवी क्यों नहीं निकाली? अभी बेच देंगे तो एग्जिस्टिंग वाला तो नहीं कैसे अभी बेच देंगे, वो साल तक क्यों संभाल के रखेंगे? ईयर 1 में जो प्रोडक्शन होगी उसके बनते बिकते ये 1, 2, 3 लगेगा, लेकिन जो ऑलरेडी पड़ा हुआ स्टॉक है वो थोड़ी साल बाद बेचेंगे। अगर बंद करना है बिजनेस तो वो हम अभी बेच देंगे, और अगर कंटिन्यू रखना है तो साल तक वो क्यों संभाल के रखेंगे? वो तो नहीं कैसे अभी बेच देंगे। बस दोनों में इस बात का फर्क है, वहां 80 है, यहाँ 85 है। ये 35 0 पे नहीं आएगा, 0 पे आएगा ना। कंट्रीब्यूशन हो गया, वेरिएबल सेल दोनों हो गई, फिक्स्ड तो फिक्स कॉस्ट अंदाजा लगाया था 1.5 मिलियन, तो उसको फिर फिक्स्ड कॉस्ट ईयर 1 में तो पावर 2 कर लेते हैं, 1.5 मिलियन 1.0, ये जो 1 है ये एक्चुअली ईयर 3 है, तो 1.5 ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, तो इसलिए पावर 2 इन्फ्लेट, जिस वजह से ये पावर 2 की है। कितनी आई? 1 पॉइंट, इसके बाद इसको 1.07 करते हैं। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं है? उसने लिखा हुआ है। अच्छा, ओके, मैंने आपसे कहा था कि फिक्स कॉस्ट में बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होती है। वो जिस सवाल में शामिल थी वो टोटल कॉस्ट के रास्ते से आया था। फिक्स कॉस्ट एक अमाउंट दे रहे हैं ना, उस सवाल में टोटल कॉस्ट के जरिए हम निकले थे, उसमें कहा था सेल्स का इतने % टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट में तो सब शामिल था। यहां पर वो फिक्स की एक अमाउंट दे रहे हैं, तो उसमें फिर नहीं है डेप्रिसिएशन शामिल। वैसे भी 120 मिलियन का एसेट डेप्रिशिएट करें 15% पे, 25% पे, तो वो 1.5 मिलियन में थोड़ी शामिल होगा। हाँ भाई, अगर जाग रहे हैं। अच्छा, अब ना चूंकि वो जुम्मे के लिए मुझे कंक्लूड करना है, तो 2 लाइनें रह गई हैं, वो जबानी सुन लें, सोल्यूशन देख लें। नहीं, कल को नहीं, खत्म, ये सवाल करा दिया मैंने, ये सवाल मैंने करा दिया, और स्प्रिंग 20 आपका होमवर्क है। दोबारा 5 मत लिख के साइन करा के लाना, दोबारा कर लेना। स्प्रिंग 20 होमवर्क है। ये क्या है? मैं सवाल कराने का टाइम नहीं तो और डिस्प्ले कल दिखाना। स्प्रिंग 24 2 लाइनें रह गई, जबानी सुन लें, बुक में सोल्यूशन भी है तो वहां से देख लें, और अगर नहीं तो मेरी बात सुन के इमेजिन कर लें। रेंट आएगा, क्योंकि 3 साल में रेंट रहना है, तो वो जो ये आ गया था वो 10% और बढ़ता जाएगा, एक रेंट की लाइन आएगी। वर्किंग कैपिटल एंड पे कितना रिकवर होगा? सारा रिकवर हो जाएगा। हाँ जी, 25% रिकवर होगा, ये बात लिखी हुई है पॉइंट 3 के अंदर। अच्छा जी, और ये जो हम नई मशीन लेंगे इसका कितना 0 पे आउटफ्लो लिखें? चाइना वालों से जो लेनी है सिर्फ 100, क्योंकि एग्जिस्टिंग मशीन के साथ ये एक्सचेंज होगी, तो एग्जिस्टिंग का ट्रेड इन अलाउंस 60 होगा, और हम फिर इसके ऊपर 100 और खर्च करेंगे, तो 100 आएगा 0 पे, 60 का कुछ भी नहीं करेंगे। और एंड पे आरवी वो रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिशिएट करने से निकलेगी। बस इतनी सी बात। स्प्रिंग 20 होमवर्क है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।